जो कि आम आदमी पार्टी से जिला अध्यक्ष है। अब देखने वाली ये बात है कि आखिर तीखे सवालों में कड़वाहट कितनी रहेगी। क्या मिठास से इन सवालों की तीक्ष्णता कम की जा सकेगी या फंसेंगे हमारे साथ। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आम आदमी पार्टी वर्ष 2012 में अस्तित्व में आती है। उससे एक वर्ष पहले लोकपाल आंदोलन होता है। तब ये कही जाती थी पार्टी आम आदमी के लिए। तो क्या आज भी लगता है कि जिस हिसाब से मौजूदा दौर है ये आम आदमी से खास आदमी की ओर बढ़ रही है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी का जन्म इस आंदोलन के साथ हुआ था। पार्टी आज भी उसी लाइन पर बढ़ती है। आप दिल्ली और पंजाब की आम आदमी पार्टी के मॉडल को देखेंगे तो आपको ये बात का आभास हो जाएगा कि किस तरह आम आदमी पार्टी की जरूरतों पे आम आदमी की जरूरतों पे आम आदमी पार्टी काम कर रही है। चाहे वो महिलाओं के लिए रोड की सेवा हो, बस की सेवा हो, चाहे इलाज के लिए मोहल्ला क्लिनिक हो, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के लिए अच्छा मॉडल हो। तो आम आदमी पार्टी का जो मिशन है वो मूलभूत सुविधाओं को आम जनमानस तक पहुंचाने का है। उसमें वो निरंतर प्रयास कर रही है। देखिए, जब गड्ढा बहुत गहरा होता है तो भरने में थोड़ा समय लगता है। वो समय जरूर लगा, लेकिन प्रयास आम आदमी पार्टी जो राजनीतिक दलों ने शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं के उत्थान के क्षेत्र में और जो रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगे थे वो बांटने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है और दिल्ली और पंजाब में कई हद तक बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन उत्तर प्रदेश में हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जब आपका लक्ष्य बहुत बड़ा हो तो छोटी छोटी चीज़ों को हमको साथ में लेकर छोटी छोटी बातों को छोड़ना पड़ता है। हमारा वो देश है, जिस तरह से अभी हमारा अस्तित्व खतरे में, देश में जो राजनीतिक माहौल चल रहा है उसमें देश की अस्मिता खतरे में, देश का भाईचारा खतरे में, रोजगार व्यापार खतरे में, महिलाओं का जो उनको सुरक्षा मिली थी वो खतरे में, बच्चों को शिक्षा मिली थी वो खतरे में। उसके लिए आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ये प्रण किया कि जिस प्रकार की मौजूदा सरकार चल रही है जो केवल दोस्तों और अपने दोस्तों को मजबूत करने के काम में लगी हुई है, उसको कमजोर करने के लिए समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ इंडिया गठबंधन के रूप में हम लोग जहाँ जहाँ भी मजबूती दे सकते थे देने का काम कर रहे हैं और मौजूदा सरकार को जो देश में ऐसा माहौल बना के रख दिया है जिसमें कोई व्यापार की, रोजगार की, शिक्षा की बात नहीं करने वाला है, वहाँ हमको जवाब नहीं करना। वर्ष 2013 में जब आम आदमी पार्टी जीती तो केजरीवाल जी द्वारा ये बोला जाता है कि मुझे ईडी या सीबीआई मिल जाए तो मैं कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दूंगा। वहीं जब ऐसा होता है तो गठबंधन से आम जनता क्या समझे कि क्या विलय हो चुका है या कांग्रेस सुधर गई? देखिए, आपका सवाल बहुत वाजिब है। इस बात को एक समझना चाहिए कि आपका रोष हो सकता है किसी पर्टिकुलर नेता से। केजरीवाल जी का कहना था कि जो घोटाले दिल्ली में हो उनके लिए हम जांच करेंगे, क्योंकि जांच की कोई कमेटी उनके पास थी नहीं, वो पर्टिकुलर किसी नेता के विषय। आज जो हमारा गठबंधन हुआ है वो राजनीतिक दलों से हुआ है, उनकी सोच से, उनकी विचारधाराओं से हुआ है। किसी नेता पर्टिकुलर आदमी से हमारा गठबंधन नहीं। उसको आगे बढ़ाते हुए हम लोग का एक ही मिशन है, इस इंडिया का अस्तित्व बचा रहना चाहिए। ये केवल चंद लोगों के हाथ में नहीं जाना चाहिए, केवल कुछ दोस्तों की बकौती न बन जाए देश, इसलिए देश रहना चाहिए। और हम सब लोग इसी मिशन के साथ इस इंडिया गठबंधन में अपनी अपनी मैं बात करूं शराब लाइसेंसिंग घोटाले के बारे में तो क्या लगता है ये हुआ है या एक विपक्ष की चाल है? पहली बात तो हमें आज तक ये समझ में नहीं आया कि शराब का घोटाला है क्या।
मैं ये प्रश्न अगर किसी से भी करूं तो वो सिर्फ घोटाला शब्द लेके चुप हो जाता है। वास्तव में घोटाले में कौन लिप्त है, किसको क्या लाभ मिला, कैसे मिला, क्या हुआ, इसकी कोई जानकारी किसी के पास नहीं। देखिए, आप भी इस बात को वाकिफ हैं कि आज कंप्यूटर का युग है। कंप्यूटर में कोई लाइसेंसिंग होती है, वो कंप्यूटर के द्वारा होती है। अगर किसी को भी शराब की दुकान या किसी को कोई दुकान अलॉट करी जाती है, राशन की ही मान लीजिए, तो वो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम से होती है। उसमें किस तरह का घोटाला हुआ, आप भारतीय जनता पार्टी और सरकार में रहे लोगों से पूछ लीजिए, वो बताइए शराब घोटाला हो गया साहब, शराब घोटाला हो गया साहब। ये घोटाला क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या इसका लाभ किसको मिला, वो नहीं पता पाएंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं। और घोटाले की महत्वपूर्ण वजह एक देखिए कि एक शराब के माफिया से 2,500 करोड़ का बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी ने की है। घोटाला तो वहाँ पे हुआ है, चंदा चोरी वहाँ पे हुई है, और जांच के नाम पर आम आदमी पार्टी को समाप्त करने की जो रणनीति चल रही बातें कर रहे हैं, उनको पता चल चुका है कि अगर देश में कोई उनका राजनीतिक प्रतिद्वंदी है जो उनके मिशन को, उनके मंसूबों को ख़त्म करना चाहता है, जो तोड़ने वाली, बांटने वाली विषैली राजनीति को ख़त्म करना चाहता है, वो आम आदमी पार्टी है। और जो आम जनमानस की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण पर बात करना चाहती है, वो आम आदमी पार्टी है। तभी नरेंद्र मोदी जी को टेंट में स्कूल बनाकर एक शो करने की जरूरत पड़ी गुजरात में। इतने साल गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, एक अच्छा सरकारी स्कूल नहीं मिला। एक टेंट में स्कूल बनाकर ये दिखाना चाह रहे थे कि बहुत अच्छा स्कूल बना दिया। ये कैसा देश का हमारा दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री जी को नाटक करना पड़ रहा है, जुमलों के अपने को जीवित रखना पड़ रहा है। ये राजनीतिक उत्थान में राजनीतिक हनन होता जा रहा है देश में। GTCETORB दिल्ली उत्पाद देने से पहले आपको उनको खुद स्वावलंबी बनाना चाहिए कि वो निकले और काम करने की कोशिश करें। जो नहीं कर सकते उनको बिल्कुल देना चाहिए, जिनको नहीं प्राप्त हो रहा बिल्कुल देना चाहिए, मैं इनके साथ हूँ। लेकिन आप सरकार में आपने 2 करोड़ रोजगार पर साल देने का वादा किया, 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आने का वादा हुआ। आपने कहा था हम आएंगे तो पेट्रोल के रेट नीचे चले जाएंगे, आपने कहा था कि हम आएंगे तो खाद्य पदार्थ के रेट नीचे हो जाएंगे, हम आएंगे तो अच्छे दिन आएंगे। आप एक आदमी दिल में हाथ रख के बता दें कि अच्छे दिन आए, कि जो दिन थे वो भी हमारे चले गए। अब सुबह से शाम आप मेहनत करिए, लेकिन अगर कोई घर में बीमार हो जाए तो महीनों की रखी हुई कमाई 5 दिन। अगर मैं बात करूँ एक हालिया बयान की, तो सैम पित्रोदा के द्वारा एक बयान दिया जाता है कि संपत्ति पर टैक्स लगाया जाए, कि यदि कोई व्यक्ति खत्म हो जाता है तो उसकी जब विरासत की जो संपत्ति जाएगी उसमें सरकार 45% का परसेंटेज करेगी। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के एक ऐसे व्यक्ति का बयान जो राहुल गांधी का सबसे अच्छा सलाहकार माना जाता है, कहाँ तक ये स्टेटमेंट वैलिड है? देखिए, ये तो बहुत क्योंकि कोई भी टैक्स आता है तो उसमें बहुत बड़ी कमेटी बनती है, जिस तरह उसकी चर्चा होती है, बात होती है। कभी बयान के रूप में उनकी कही गई बात को हम किस तरह से लें, ये बड़ा अजीब है। क्योंकि संपत्ति पे तो ऑलरेडी टैक्स हर आदमी देख रहा है। जब ज़मीन खरीदी जाती है तो स्टैम्प ड्यूटी के रूप में उस पर टैक्स दिया जाता है, हाउस कर वाटर टैक्स के रूप में उसमें टैक्स दिया जाता है। तो टैक्स तो हमारे यहाँ हर चीज़ में बार बार लग ही रहा है। बाद में अगर वो अपने बच्चों को ट्रांसफ़र हो रही है 45% टैक्स और लग रहा है, तो ये जांच चर्चा का विषय है, क्या सही क्या गलत और क्या होना चाहिए। मैं इस राजनीतिक विषय पे इसलिए भी नहीं कह सकता हूँ कि उनका व्यक्तिगत ये सोच हो सकती है, और ये जांच का विषय है कि कैसे इसको होना चाहिए। क्योंकि जब भी कोई टैक्स लगता है तो उस पर एक बहुत बड़ी कमेटी होती है, उस पर चर्चा होती है, और वो संसद, लोकसभा, राज्यसभा सभी पारित हो जाए। तो ये एक बड़ा विषय है। जातिगत जनगणना को आप कैसे? देखिए, ये जातिगत जनगणना एक मूलभूत आधार होता है हमको इस बात का बताने का कि हमारे देश में कौन सी अभी जातियाँ समान जातियों से पीछे रह गई हैं, कौन सी जातियाँ को हमको और आगे बढ़ाना है, किस जाति के को हमको मनोबल देकर उनको समाज की
प्रथम पंक्ति में लाना है। जब हमको इस बात का इल्म हो जाएगा कि हमारे 5 बच्चे हैं और 5 में कौन कमज़ोर है, ये तो इम्तिहान के बाद ही पता चलता है। तो जातिगत जनगणना इस बात के लिए भी हमें लाभकारी है कि कौन सी जात, कौन सा वर्ग हमारे देश में पिछड़ रहा है और किसको थोड़े से मनोबल की ज़रूरत है। जब तक हम इस बात का आकलन नहीं कर पाएंगे तो हम अपने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में बनाए हुए संविधान समान रूप से लागू नहीं कर पाएंगे। आप जो बात कर रहे हैं वो आर्टिकल 340 की बात कर रहे हैं, मंडल कमीशन के आयोग की। अगर मैं बात करूं 1961 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा सभी सीएम को पत्र लिखा जाता है कि जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर जनगणना कराना संवैधानिक है। वही खुले मंच से जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, चारों जो कद्दावर नेता कहे जाते हैं, उन्होंने भी विरोध किया। 2011 में कांग्रेस जनगणना भी कराती है लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं करती। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब विपक्ष में आते हैं तब ध्यान आता है और पक्ष में इसके खिलाफ हो जाते हैं? देखिए, ये विषय मुझे लगता है कि कांग्रेस इसका बेहतर जवाब दे पाएगी। हमारे देश में जो राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन बहुत सी जातियां, धर्म, संप्रदाय पीछे चलते चले जा रहे हैं। उनके उत्थान के लिए ये उचित कदम होगा कि हमको पता चले कि कहाँ कितनी शिक्षा है, कितनी बेरोजगारी है, किसको हमको बढ़ावा देना है और किसको हमको अभी थामना है। जब तक हम जातिगत जनगणना में इस बात का इल्म नहीं कर पाएंगे कि किस संप्रदाय को हमको थोड़ा सा मनोबल देना है, तब तक हम कैसे उसको आगे बढ़ाएं। अंतिम प्रश्न पे आना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि ये जो 3 पार्टियों का गठबंधन है, 80 सीटों में क्या होगा? चमत्कार या भाजपा में हाहाकार? देखिए, ये 3 पार्टियों का गठबंधन नहीं, ये इंडिया गठबंधन है। इसमें कई राजनीतिक दल और कई राजनीतिक दल के बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो अपने अपने प्रदेश में अपने तरीके से भूमिका निभा रहे हैं। देखिए, मिशन एक है, भारत के अस्तित्व को बचाना, भारत के अस्मिता को बचाना, भारत की जो भाईचारा, गंगा जमुना तहजीब है उसको बरकरार रखना, भारत में जो हम ईद और दीपावली मिल के मनाते हैं उसको बरकरार रखना। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में हमारे जनमानस में जो जहर घोलने का काम किया है, जो बंटवारे का काम किया है, केवल जुमलों से, झूठे वादों से, लोगों को गुमराह करके और ना रोजगार देकर, ना शिक्षा देकर, क्योंकि शिक्षा दे देंगे तो हम सवाल करेंगे। आप उत्तर प्रदेश का एक स्कूल बता दीजिए जो दिल्ली के किसी सरकारी स्कूल का मुकाबला कर सके। आप एक भारतीय जनता पार्टी का एक शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक दिखा दीजिए जो अपने बच्चों की शिक्षा सरकारी स्कूल में कराता हो। क्यों नहीं करा रहे हैं जब उनकी इतनी अच्छी मॉडल है? गुजरात में मुख्यमंत्री रहे, उनके मुख्यमंत्री काल में ही क्या शिक्षा मंत्री के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते थे? मोदी जवाब नहीं देता, क्योंकि वो नहीं चाहते हमारी आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो। वो नहीं चाहते कि हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल करे। वो चाहते हैं केवल वो उनके पीछे चल के नारे लगाए, उनकी जय जयकार करे और थोड़े से लालच में उनको बलगलाना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में देश अब क्रांति की ओर बढ़ रहा है, देश अपने अधिकार के लिए बढ़ रहा है, देश शिक्षा के लिए बढ़ रहा है, देश संविधान में दी गई मूलभूत सुविधाओं के लिए बढ़ रहा है, देश बढ़ रहा है हमारी महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए बढ़ रहा है, देश मांग कर रहा है जो नदी नाले हमारे खराब होते जा रहे हैं। गंगा के नाम पर वोट मांगा और गंगा की हालत आप देख लीजिए, जब बनारस से लेकर कानपुर तक क्या स्थिति है। नमामि गंगा केवल भ्रष्टाचार का एक खोतक बन के रह गया है, भ्रष्टाचार का एक जरिया बन के रह गया है। कोई जवाब देने वाला नहीं है। गंगा ने मुझे बुलाया और मैंने भ्रष्टाचार करके उसको दिखाया। ये इनकी मोनोपोली है, भ्रष्टाचार करके अपने दोस्तों को, अपने जो उनको फंड देते हैं, जो चंदा देते हैं। अभी आपने देखा कि बॉन्ड के रूप में कितना बड़ा चंदा चोरी का, आज तक इससे बड़ा घोटाला भारत में हुआ ही नहीं। 60,000 करोड़ का चंदा भारतीय जनता पार्टी के है, तो छोटे मोटे देशों की इकोनॉमिक से बड़ा है। कहां से आया, किसने दिया? और जब जांच होती तो मालूम पड़ता जिसके ऊपर ईडी छापा मारती है
वो पैसा देता है तो ईडी वापस चली जाती है, क्योंकि रसीद दिखा देते हैं कि साहब मैंने इतने रुपए का बॉन्ड दिया है, ये है, तो ईडी वापस चली जाती है, सीबीआई वापस चली जाती है। चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो अशोक चौहान हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल के असम के मुख्यमंत्री हो, या बार बार देख रहे हैं। तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने अपना कॉकस बना रखा है कि चंदा दो और अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में क्लियर करके निकाल के सामने ला कर रखी। लेकिन जनता इस बात को समझ चुकी है और चंदा चोरों का साथ देने नहीं जा रही। तो ये थे हमारे साथ कानपुर से आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष। सवाल तीखे जरूर हों, पर सवाल हमेशा से एक रहता है कि आखिर राजनीतिक दलों की जो गतिविधियां हैं उसको जनता क्यों नहीं समझ पाती। ये हमारे लिए बड़े सोचने का विषय होता है कि हर बार लोक लुभावने वादे किए जाते हैं, परंतु धरातल में उसकी हकीकत हमेशा से अलग रहती है। तो वोट देने से पहले हमेशा से सोचिए कि आप जिसको वोट देने जा रहे हैं क्या वो अपने वादे पूरे कर पाएगा। कैमरा पर्सन अक्षय सिंह के साथ मैं आदित्य सिंह।